सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा वाज़िया फैसला आया है कि बैंक स्टेटमेंट में जो चीज़ें आ रही हैं यानी कि जो पैसा आ रहा है उसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो सारे का सारा जो पैसा है वो इनकम है और एफबीआर उस पर टैक्स चार्ज नहीं कर सकता। एफबीआर के हाथ किस तरीके से बांध दिए गए हैं, अब टैक्स पेयर को क्या करना चाहिए और किस तरीके से ये फैसला एफबीआर के खिलाफ आया है, आज किस लेक्चर में इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग, उसमें फ़हीम मैं हूँ। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो ये डॉक्यूमेंट आपके सामने अवेलेबल है, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मैंने तकरीबन 4-5 महीने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने इसी डॉक्यूमेंट को डिस्कस किया था। अब इस डॉक्यूमेंट को डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है कि टैक्स रिटर्न फाइलिंग का टाइम आ रहा है और 30 जून से पहले अक्सर हम देखते हैं कि जो अकाउंट्स के अंदर डिफरेंट तरह के बैलेंसेज होते हैं उसको क्लियर किया जाता है या कम से कम बैलेंस रखा जाता है। इससे पहले हमने एक लेक्चर देखा है जिसमें मैंने डिटेल से बताया कि बैंक अकाउंट में अननेसेसरी बैलेंस ना रखें, उसकी रीज़न मैंने उस लेक्चर में ऑलरेडी बताई हुई है। लेकिन अब ये जो लेक्चर है ये वो लेक्चर है कि जिसके अंदर हम ये स्टडी करेंगे कि अगर आपके बैंक अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, इसकी एग्जांपल हम ऐसे लेते हैं कि अगर एक सैलरी इंडिविजुअल है, मतलब एक बंदा है जो सैलरी लेता है और उसकी 1 लाख रुपया सैलरी है और हर महीने उसके अकाउंट में 1 लाख रुपया आता है जो कि साल का 12 लाख बनता है। अब ड्यूरिंग द ईयर उसके अकाउंट में डिफरेंट तरह की और भी ट्रांजेक्शन होती हैं। जैसे उनके अकाउंट में किसी रिलेटिव ने पैसे भेज दिए 50,000 रुपया और उनको कहा कि इनको निकलवा के आप उनको आगे दे दें, यानी कि जो आगे कोई रिलेटिव है उनको दे दें। किसी दोस्त ने पैसे आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया भेज दिया और आपको कहा गया कि आप कैश निकलवा के आगे दे दें या किसी तीसरे बंदे को दे दें। डिफरेंट तरह की ट्रांजैक्शन होती रहती हैं क्योंकि अक्सर जब हम इस तरह की ट्रांजैक्शन करते हैं तो बैंकिंग चैनल एक चैनल में आती हैं और दूसरी जगह पे हम कैश दे देते हैं या अकाउंट टू अकाउंट हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो अब पूरे साल में बैंक की क्रेडिट साइड पे अब एक टैक्स पेयर है जिसकी बैंक की एक डेबिट साइड है और एक उसकी क्रेडिट साइड है। यहाँ पे 1.2 मिलियन तो उनकी सैलरी आ गई। ड्यूरिंग द ईयर उनके अकाउंट में और भी ट्रांजैक्शंस हुई और बाद में पैसे निकल भी गए। अब एफबीआर ये कहता है, जो आम तौर पे काफ़ी टाइम तक पहले तक एफबीआर के ज़हन में ये होता था कि बैंक की जो क्रेडिट साइड है ना, सारी की सारी आप रिपोर्ट करें। फॉर एग्जांपल 12 लाख रुपया सैलरी थी उनकी, 1 लाख रुपया उनके अकाउंट में किसी ने भेजा, फिर 50,000 भेजा, तो ये अमाउंट बनती है 13,50,000। अब क्रेडिट साइड पे तो 13,50,000 आ गया, तो क्या टैक्स पेयर अपनी इनकम 13,50,000 शो करेगा? बिल्कुल शो नहीं कर सकता क्योंकि उसकी इनकम तो 12 लाख है। अब एफबीआर का स्टाफ क्या करता था कि पूरी अमाउंट क्रेडिट उठाता है कि आपने तो ये शो नहीं किया हुआ। तो उनको समझाने की ज़रूरत थी कि भाई बैंक रिकन्सिलेशन जो स्टेटमेंट होती है या जो बैंक होता है उसमें देखा जाता है कि इनकी इनकम कौन सी है और उस पर टैक्स लगाया जाता है। जो पैसे किसी एक बंदे ने भेजे, किसी रिलेटिव ने भेजे और ड्यूरिंग द ईयर आपने पैसे रिटर्न कर दिए, वो इनकम तो नहीं है, वो तो एक ट्रांजैक्शन थी जिसमें उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सिंपल उसने इस साइड से पैसे लिए और आगे ट्रांसफ़र कर दिए। लेकिन अक्सर हमने देखा कि इस तरीके से ऑर्डर पास कर दिए जाते हैं कि आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन ज़्यादा हैं और आपने कम इनकम शो की है। अब ये मैटर डिफरेंट तरह के लोगों के साथ इस तरह के मसले हुए, तो चलते चलते ये मैटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और ये डॉक्यूमेंट आपके सामने अवेलेबल है। किसी को ऑर्डर चाहिए हो तो वो भी मिल जाएगा, पहले भी हमने भेजा हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, इसका जो पूरे ऑर्डर की जो समरी है वो ये है कि एवरी बैंक डिपॉजिट और क्रेडिट एंट्री कैन नॉट ऑटोमेटिकली बी ट्रीटेड एज ए इनकम। कि एफबीआर बैंक स्टेटमेंट देख के ये नहीं कह सकता कि ये आपकी इनकम है। अब इसके एग्जाम्पल हम ऐसे लेते हैं कि अगर एक टैक्स पेयर है, जब वो बैंक अकाउंट ओपन करता है तो बैंक आपसे पूछता है कि जी आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। टैक्स पेयर बताता है मेरी सोर्स ऑफ इनकम है सैलरी। अब अगर उनके अकाउंट में किसी ने पैसे भेजे और बाद में उन्होंने वापस कर दिए, या ड्यूरिंग द ईयर उन्होंने किसी से लोन लिया और बाद में वापस कर दिया, और या उनको कोई गिफ्ट आया और अपना गिफ्ट उन्होंने रिपोर्ट कर दिया, या कोई इंटरनल ट्रांसफ़र था, मतलब वही कि एक अकाउंट में पैसे आपके अकाउंट में आते हैं और आप कैश निकलवा के आगे दे देते हैं, तो क्या एफबीआर ये कहेगा कि ये सारी की सारी उसकी इनकम है? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। टैक्स पेयर बताएगा कि मेरा प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो एक ही है, सैलरी है। बाकी जितने भी ये पैसे हैं ड्यूरिंग द ईयर मुझे एक जगह से रिसीव हुए, मैंने किसी जगह से लोन लिया या मैंने कोई इंटरनल ट्रांसफ़र किया, मेरी इनकम बिल्कुल नहीं है, मुझे इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मेरी इनकम वही है जो मुझे सैलरी की फॉर्म में रिसीव हुई है। लेकिन अक्सर जो टैक्स वाले नहीं मानते, वो कहते हैं हम कैसे मान लें। अब इनको फिर समझाने की ज़रूरत है यहाँ पे कि जब बैंक अकाउंट ओपन करते, जब आप बैंक में जाते हैं और अकाउंट ओपन करते हैं तो बैंक ये कहता है जी आपका सैलरी अकाउंट है। अब एक बंदे का सैलरी अकाउंट है तो बिजनेस कैसे कर सकता है? या तो बैंक वहां पे रोके कि जी आपकी ट्रांजैक्शन ज्यादा हो रही हैं। जब आप हमारे पास अकाउंट ओपन करने आए थे तो आपने कहा था जी मेरी मंथली ट्रांजैक्शन 1 लाख की होगी, सैलरी 1 लाख है, तो आपके अकाउंट में तो ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रही हैं।
तो बैंक तो नहीं रोक रहा, क्योंकि बैंक को पता है इसका इनका जो प्राइमरी सोर्स है वो सैलरी इनकम है। तो एफबीआर कैसे ये चार्ज कर सकता है? और इसी वजह से ये मैटर जब सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो वहां पे बड़ा क्लियरली उस ऑर्डर में लिखा गया है कि बैंक स्टेटमेंट बाय इटसेल्फ इज नॉट डेफिनेट इंफॉर्मेशन। मतलब ये है कि बैंक स्टेटमेंट को देख के आप कभी नहीं कह सकते कि ये जो ट्रांजैक्शन दूसरी आ रही हैं ये उनकी इनकम है, टैक्स पेयर की इनकम है और उस पर टैक्स चार्ज कर दिया जाए। मतलब टैक्स पेयर कह रहा है कि जी मेरे अकाउंट में पैसे आए हैं, बाद में निकल गए हैं, तो एफबीआर क्या करता है, उसको नहीं समझता और टैक्स चार्ज कर देता है। तो अब ये क्लियर कर दिया गया है कि जब टैक्स पेयर का प्राइमरी सोर्स देखें और उसके अलावा कोई ट्रांजैक्शन है और टैक्स पेयर उसको साबित कर रहा है तो आप उस पर टैक्स चार्ज नहीं कर सकते। अब आगे थोड़ा सा मजीद उन्होंने क्लियर कर दिया कि डेफिनेट इंफॉर्मेशन मीन्स क्लियर एविडेंस दैट इनकम वाज नॉट रिपोर्टेड और टैक्सेड प्रॉपर्ली। मतलब ये है कि बैंक स्टेटमेंट में ऐसा हो कि एक टैक्स पेयर है जो कि जिसकी सैलरी है 1.2 मिलियन और हम अज्यूम करते हैं कि उसकी सैलरी के ऊपर जो टैक्स था वो एम्प्लॉयर ने कम काटा हुआ था और एम्प्लॉयर ने फॉर एग्जांपल टैक्स काटा था 1 मिलियन के ऊपर, 2 लाख के ऊपर टैक्स नहीं काटा। तो टैक्स पेयर क्या करे कि अपनी टैक्स रिटर्न में 1 मिलियन शो कर दे और कम टैक्स कटा हुआ है कम ही दे दे। जब बैंक स्टेटमेंट मांगी जाती है तो वहां पे सैलरी आती है 1.2 मिलियन और 2 लाख के ऊपर जो टैक्स है वो टैक्स पेयर ने नहीं दिया और ना इनकम शो की। अब ये है डेफिनेट इंफॉर्मेशन। अब यहां पे एफबीआर ये कह सकता है कि जी आपकी सैलरी तो 12 लाख है, आपने 1 मिलियन शो किया हुआ है, बाकी तो आपने टैक्स नहीं दिया, तो आपको तो टैक्स देना चाहिए। ये क्लियर एविडेंट इंफॉर्मेशन है, क्योंकि जो सैलरी स्लिप होगी और हर महीने जो ट्रांजैक्शन आ रही होगी वहां से जो ऑफिसर है वो चेक कर सकता है। लेकिन एक टैक्स पेयर जिसकी इनकम 12 लाख है और उसके अकाउंट में और तरह की ट्रांजेक्शन हुई हुई हैं और एफबीआर का स्टाफ अज्यूम कर ले या खुद ही वो उसको उसकी कैलकुलेशन कर ले, असेसमेंट कर ले कि अच्छा ये भी इनकी अदर इनकम हो सकती है, हो सकता है ये बंदा किसी जगह पे और जॉब करता हो, उसके पैसे आए हों, कोई ऑनलाइन काम करता हो या कोई इस तरह की और एक्टिविटी करता हो, बिजनेस करता हो, वहां से पैसे आ रहे हो, तो बिल्कुल एफबीआर ऐसा नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास क्लियर एविडेंट ना हो कि ये वाकई ही इनकम है और इस पर टैक्स चार्ज होना चाहिए। तो ये भाई एक बड़ा अच्छा फैसला है। जब आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो तो आपके ज़हन में चीज़ें होनी चाहिए कि अगर किसी वजह से आपके अकाउंट में ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रही हैं, वैसे कोशिश ये करनी चाहिए, जो मैं आपको प्रैक्टिकल अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, कि आप अपने अकाउंट में बिला वजह की अननेसेसरी ट्रांजैक्शन ना करें। ये सारी चीज़ें उन टैक्स पेयर के लिए अवेलेबल हैं जिनकी ट्रांजैक्शन ज़्यादा हैं और अगर किसी स्टेज पे जो कमिश्नर है या डीसी है ऑर्डर आपके अगेंस्ट कर दे और आप इस कैपेसिटी में हो, इतना रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हो इन द फॉर्म ऑफ मनी और टाइम कि आप आगे जाके कमिश्नर अपील के पास अपील फाइल कर सकें। अगर कमिश्नर अपील भी आपकी बात नहीं मानता तो आप आगे जाके एटीआर में ट्रिब्यूनल में जाके अपना केस फाइल कर सकें। अगर वो भी नहीं समझते तो आप लाहौर हाई कोर्ट में चले जाएं। तो अगर ये सारे स्टेप करने के लिए आपके पास कैपेसिटी अवेलेबल है तो फिर आप अपने बैंक स्टेटमेंट में जो मर्जी करें। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि जी पहले स्टेज पे मेरे से कोई क्वेश्चन ही कम आए, मैं इजीली उसका रिस्पॉन्ड कर सकूं, तो अपने अकाउंट को भी नीट एंड क्लीन रखें। बिला वजह की ट्रांजैक्शन मत करें। जहां पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ट्रांजैक्शन करें। बिला वजह अगर आपको कोई 10 लाख भेज दे, 5 लाख भेज दे और आप निकाल के दे दें, उनको जस्टिफाई करना मुश्किल होता है, समझाना मुश्किल होता है। हालांकि ये ऑर्डर बड़ा क्लियर है, लेकिन फिर भी अगर आपके अगेंस्ट कोई ऑर्डर पास कर दिया जाए और आप आगे कमिश्नर अपील के पास जाते हैं, वहाँ पे आपके पैसे भी लगेंगे, जारी बात है कोई कंसल्टेंट हाई करेंगे, उसके बाद आपका टाइम भी ज़ाया होगा और फिर जाके आपको कहीं पे रिलीफ मिलेगा इस स्टेज पे या अगले स्टेज पे। तो इससे बेहतर है कि अगर आप ये सारी कैपेसिटी आपके पास नहीं है तो आप अपने अकाउंट को नीट एंड क्लीन रखें। और टैक्स रिटर्न के टाइम पे जैसे हमने 30 जून के बैलेंस वाला एक लेक्चर देखा था कि 30 जून पे जो बैलेंस है वो किस तरह उसको मेंटेन करना है, उसको भी देख लीजिए। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि कम से कम जो इस तरह की ट्रांजेक्शन हैं जो आपको लगता है कि आप बिला वजह आपके अकाउंट में है तो उसको आप 30 जून से पहले क्लियर कर दें, ताकि एटलीस्ट आपके जो क्लोजिंग बैलेंसेज हैं वो सही तरीके से रिफ्लेक्ट हों। इससे रेलिवेंट कोई भी आपके पास सजेशन हो, क्वेश्चन हो, आप मेंशन कीजिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।